अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज भी हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन के लिए सेमिया लता लाख में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मछली पालन व्यवसाय के साथ साथ बत्तख पालन पर जानकारी। हमारे झारखंड प्रदेश में लाख की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं। इस समय सेमीलता के पौधों पर लाख कीट चढ़ाने का उचित समय चल रहा है। हमारे बीच एक किसान भाई मौजूद हैं जो कि सेमीलता के पौधों पर लाख की खेती करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। लाख की खेती से थोड़ा संबंध रखता हूँ। मेरे पास 10,000 सेमीलता के पौधा हैं। इसमें अभी कौन सा बिहन लगाना उचित होगा और इसमें कौन कौन सा दवाई लगाएंगे तो उसकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा और इसके देखरेख का तरीका, इन सबों के बारे में थोड़ा संपूर्ण जानकारी देते तो बड़ा अच्छा होता। तो किसान भाइयों, सेमीलता के पौधों पर लाख कीट चढ़ाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है, आइए जानकारी देने के लिए हम मिलते हैं नामकुंभ जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह से। किसान भाइयों, देखिए, लाख की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे झारखंड में बहुत सारे पोषक वृक्ष हैं, लेकिन किसान सुदूर ग्रामीणों से पलायन कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए या आय के अतिरिक्त स्रोत के लिए। तो उसमें लाख की खेती एक बहुत ही प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है और जब उसमें सेमिया लता पर लाख की खेती की बात करते हैं तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बहुत ही सही समय है कि हम सेमिया लता पर लाख की खेती प्रारंभ करें। सेमिया लता पे लाख खेती प्रारंभ करने के लिए सबसे पूर्व है कि हमारे पास उसका पोषक पौधा सेमिया लता का पौधा होना चाहिए। आप लोगों का पौधा इस समय लाख की खेती होगी। अगर आपने पौधा पूर्व वर्ष लगाया होगा यानी कि पिछले वर्ष लगाया होगा तो लाख खेती के बिहन संचारण के लिए तैयार हो गया होगा, या आपने पौधे की जनवरी फरवरी में काट छांट की होगी तो पौधा इस समय लाख की खेती के लिए तैयार हो गया है और सही समय है कि इस पर बिहन संचारण करें। तो उसमें जो मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं, नंबर 1 है कि हम बिहन लाख लेते हैं वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। यानी कि बिहन लाख को ऐसी जगह से लें जहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार कीटनाशी फफूंदीनाशी का प्रयोग किया गया हो, जिससे कि बिहन लाख में लाख के शत्रु कीट न हो, अन्यथा वह शत्रु कीट पुनः नई फसल पे अटैक करेंगे। तो अच्छी गुणवत्ता का बिहन लाख लेते हुए हम प्रति पौधे पे सामान्यतः लगभग, यदि 1 वर्ष का पौधा है तो लगभग 25 से 30 ग्राम बिहन, यदि 2 वर्ष या उससे अधिक का पौधा है तो 50 ग्राम तक बिहन लगा सकते हैं। तब भी आमतौर पे लगभग 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा होगा। बिहन की छटनी करके, यानी कि उसमें जो खाली जगह है, पत्तियां हैं, वह सारा निकाल देना चाहिए। छटनी करने के बाद 3 इंच 2.5 इंच का जो भी एक टुकड़ा है, दोनों किनारों पे लगभग 1-1 फीट की रस्सी काट करके दोनों किनारे पर रस्सी बांध लेना चाहिए, जिससे कि उस रस्सी की सहायता से हम बिहन को सेमिया लता के पौधे में बांध सकें। बिहन लगाने से पूर्व हमको यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा खेत साफ़ सुथरा हो, यानी कि हमारे सेमिया लता के खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। उससे पहले खेत को साफ कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो खेत की गुड़ाई कर लें तो और अच्छा होगा। बिहन बांधने के लिए ज़मीन की सतह से लगभग 1 फीट 1.25 फीट ऊपर सेमिया लता के पौधे पे बिहन को लेते हुए कम से कम 5 या 6 जितनी हमारी टहनियाँ हैं उनकी टहनियों के बीच में बिहन को फंसा करके
जो दोनों किनारे पर रस्सी है उसकी उस रस्सी के सहायता से बिहन को अच्छे से इस प्रकार बांधना चाहिए कि जो 5-6 शाखाएं हम में बांध रहे हैं सभी शाखाएं बिहन से स्पर्श करें, जिससे कि जब शिशु कीट निकल करके जाएगा तो सभी टहनियों पर जा सकें। यदि किसी टहनी का स्पर्श बिहन लाख से नहीं होगा तो उस पर शिशु कीट नहीं जा पाएगा। इसके बाद जो मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं, बिहन लगाने से लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक इसको बराबर मॉनिटर करना है, खेत को देखते रहना है। जैसे ही हमको लगे कि अब किसी पौधे की लंबाई के 1/3 हिस्से में शिशु कीट बैठ गया है तो हमको बिहन को वहाँ से खोल लेना चाहिए, और खोलने के बाद किसी पौधे पर अगर शिशु कीट कम बैठा है तो उस पौधे पर उस बिहन को बांध देना चाहिए। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी पौधे पे शिशु कीट नीचे से लेके पूरा ऊपर तक बैठ जाता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक बैठ जाएगा, तो बाद में जा कर के वह पौधा सूख जाता है, क्योंकि शिशु कीट पौधे का जो फ्लोएम सैप है उसका रस से चूसता है, और जब शिशु कीट एडवांस स्टेज में बाद की अवस्था में जाएगा तो ज़्यादा रस चूसेगा, और पौधे की कैपेबिलिटी, पौधे की इतनी क्षमता नहीं होती कि उतना रस उसको प्रदान कर सके, तो पौधा बाद में जाकर सूख जाता है, तो हमारे किसान भाइयों का नुकसान होता है। तो जो हम ब्रूड लेग को रोटेट करते हैं, एक पौधे अगर पूर्ण हो गया तो एक पौधे से दूसरे पौधे बांधते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे ही लगे कि पर्याप्त संख्या में शिशु कीट पौधे पर बैठ गए हैं या बिहन लाख से शिशु कीट निकलना बंद हो गया है, तो हमको फूंकी को पेड़ से खोल करके उसको स्क्रैप करके छील करके यथाशीघ्र मार्केट में बेच देना चाहिए। इसके बाद जो मुख्य कार्य आता है दवा का छिड़काव। जैसा कि सेमियालता पे लाख की खेती में अनेक प्रकार के शत्रु कीट आते हैं, इसमें से एक हरी तितली जो शत्रु कीट है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। यदि इस तितली का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमारी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए हमको इस पे कम से कम 2 या 3 बार दवा का छिड़काव करना अति आवश्यक है। तो दवा का छिड़काव हम लोग प्रारंभ करते हैं लगभग 30 दिन से, लगभग 27 से 30 दिन पे पहला दवा का छिड़काव करते हैं। पहले दवा के छिड़काव के लिए एक कीटनाशक है इथेफेनप्रॉक्स कीटनाशक है, और फफूंदीनाशक है कार्बेंडाजिम। इन दोनों का घोल मिला करके हम दवा का छिड़काव करते हैं। तो घोल बनाने के लिए बाल्टी में 10 लीटर पानी ले करके उसमें 20 मिलीलीटर इथेफेनप्रॉक्स और 10 लीटर पानी में 10 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर को दोनों को मिला करके अच्छी प्रकार से घोल करके हम किसी उपयुक्त स्प्रेयर, जैसे नैपसेक स्प्रेयर हो या हमारा गटूर स्प्रेयर है जिससे कि हम पेड़ों पे स्प्रे करते हैं, जैसे कुसुम पलास बेर पे हम गटूर स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, अगर वह स्प्रेयर है तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। उस स्प्रेयर की सहायता से 27 से 30 दिन पे पहला छिड़काव करते हैं। और जो छिड़काव करते हैं पूरे पौधे पर नहीं करके, जितनी मात्रा में हमारा शिशु कीट बैठा, जितनी मात्रा में लाख की पपड़ी बनी हुई है उस पपड़ी पे स्प्रे करते हैं। और किसान भाई हमारे देखते होंगे कि जब पपड़ी बननी शुरू होती है तो बाहर सफ़ेद होता है, तो वह मोम के कारण होता है कि जो कि लाख का कीड़ा स्रावित करता है। तो जब दवा का छिड़काव करेंगे तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हम इतना छिड़काव करें कि वह सफ़ेद रंग, वह सफ़ेद मोम वाश हो जाए, वह धुल जाए। लाख में स्प्रे करने में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब नर कीट बाहर निकलता है, जब हम लाख की पपड़ी देखते हैं और उस पर जो पपड़ी पे नर कीट एक निश्चित समय में बाहर निकल के आता है, वह मेटिंग पर्पस से, ब्रीडिंग पर्पस से वो बाहर निकल के आता है। तो लगभग इस फसल में लगभग 40 से 60 दिन का वह समय होता है जब नर कीट बाहर निकल के आता है। तो जब नर कीट बाहर निकल के आए तो उस समय हमको किसी भी प्रकार के कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो, किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं करना है। झारखंड का ये रांची क्षेत्र है, यहाँ पे अभी भी बीहन योग्य बीज है। हम किसान भाई इस बीहन को लेकर के सेमियालता पर इसको लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। मछली पालन व्यवसाय के साथ साथ बत्तख पालन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश में मछली पालन एक लाभकारी कृषि से व्यवसाय है, लेकिन मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन व्यवसाय को अपनाकर आप और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र पिल्लई से। आज की तारीख में इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग करके एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग का मतलब होता है कि मछली के साथ में बतख पालन। आप गाँव में देखते होंगे जहाँ जहाँ भी मछली पल रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मछलियों के उस ठहरे हुए पानी में लहर बनाने के लिए किनारे किनारे में आप देखेंगे तार या रस्सी बना के या फिर लकड़ी लेके आदमी बैठे रहते हैं जो कि लहर पैदा करते हैं हिला के पानी को, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है पानी के टकराव से और मछली जो है अपना वजन जो है जल्दी बढ़ाती है। तो इसके लिए लोगों ने बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ये किया और आखिरी में पाया कि अगर हम साथ बतख पालन को मछली के साथ करते हैं तो बतख का क्या है कि खुद पानी में तैरते रहती है, जिसके कारण हमेशा लहर बनती रहती है। इसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है और मछली का जो है ग्रोथ बहुत होने लगता है। इसके साथ साथ बतख पालन में एक और फायदा आपको मिलता है कि बतख जो खाती है उसका जो बीट होता है मछली का भोजन होता है, जिसे मछली खाकर बहुत अच्छी वजन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वजन लेके आती है। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखा गया है कि जो तालाबों में बतख नहीं पाली गई सी मछली पाला गया है उनका वजन और जहां बतख सह मछली पालन हुआ उसके वजन में 1 से 1.5 क्विंटल का फर्क आया है प्रति उत्पादन में, और लागत बहुत कम लगती है। कौन कौन से नस्ल के बतख हमारे यहाँ पाली जाती हैं, इसमें आपको बता दूं कि शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बिलासपुर में बतख पालन प्रक्षेत्र भी है, जहाँ पे 2 नस्लें पाली जा रही हैं। एक खाकी कैम्पबेल नस्ल है जो खाकी कलर की होती है, जिसे अंडा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष में 250 से 300 अंडे उत्पादन करती है। इसके साथ साथ एक और नस्ल पाली जा रही है, वियतनाम से लाई गई है, जिसे हम व्हाइट पेकिंग्स करते हैं, जो कि हंस के जैसा दिखता है। ब्रायलर वैरायटी या मांस के लिए उपयोग किया जाता है किसानों के द्वारा, क्योंकि इसका वजन 3.5 किलो से 4 किलो तक के हो जाता है। तो लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बगैर पानी के बतख नहीं पाला जा सकता। पानी सिर्फ अपने मुंह आंखों के आसपास जो कीचड़ जमा होता है उस कीचड़ को साफ करने के लिए इसका आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है छोटे से छोटे पानी नाले में भी जो है बतख पाली जा सकती है। बतखों के रहने का बाड़ा तथा तालाब के बंदे पर बांस का बनाया जाता है। बाड़ा इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका आधा भाग तालाब की ओर शक्तिशाली बांसों के सहारे टिका होता है, आधा भाग बंदे पर हो। इस तरह के बाड़े को रखने का प्रमुख कारण यह होता है कि बतखों द्वारा किया गया मल मूत्र तथा बतखों द्वारा बचा हुआ आहार एवं उसके द्वारा गिराया हुआ आहार तालाब में गिरता है, जो कि मछलियों के लिए भोजन का काम करता है। किसान भाइयों, इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर तालाब में हम 500 से 600 बतख तथा 5000 से 6000 अंगुलिकाओं का पालन कर वर्ष में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भोजन तथा पोषण प्रबंधन, इसके तहत प्राय बतखों को भोज्य पदार्थ गीला करके ही दिया जाता है, क्योंकि सूखे भोज्य पदार्थ को बतखों द्वारा निगलने में कठिनाई होती है। प्राय बतखों को प्रतिदिन 80 से 150 ग्राम तक आहार दिया जाता है। आहार में प्रयुक्त होने वाले अवयव इस प्रकार हैं। बतखों के बच्चे स्वस्थ बतखों द्वारा दिए गए अंडों से लेना चाहिए। उचित साफ सुथरा वातावरण बतखों को देना चाहिए। 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब बनाना चाहिए। तालाब हमेशा उस स्थान पर ही बनाना चाहिए जहां स्वच्छ जल की साल भर उपलब्धता हो। तालाब बनाने के लिए चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जहां तक मछलियों के चयन की बात है तो भारतीय मेजर कार्प के अंतर्गत कतला, रोहू, मृगल या नैन तथा विदेशी कार्प के अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प आती है। आजकल मत्स्य पालक सेमी इंटेंसिटी या इंटेंसिटी तकनीक अपना रहे हैं। इस तकनीक में प्राय 5 से 10,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर तालाब में संचित की जाती हैं, जबकि सघन मत्स्य पालन में 10,000 से 25,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संचयन की जाती हैं, जिनमें सतह भक्षी 40%, मध्यम सतह भक्षी 20% तथा सहभक्षी 30%, बड़ी घास खाने वाली 10%
मछलियों का संचयन किया जाता है। बतख सह मत्स्य पालन में मछलियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मछली या मछलियों की संचयन दर अधिक होती है तो तालाब में कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए एरिएटर का प्रयोग किया जाता है। जब संचित मछलियों का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर या अंगुली के आकार से थोड़ा बड़ा हो जाए तो बतखों को तालाब में छोड़ना चाहिए। यहाँ एक बात और बताना लाजमी है, जहाँ तक टीका और दवाई की बात है, मुर्गी में अगर 10 से 15 टीके लगते हैं उसके जीवन काल में, तो बतख को 2 से 3 टीके भी पर्याप्त होते हैं। और कहीं कहीं तो हमारे क्षेत्र में जैसे फाउल कॉलरा है या डक प्लेग है, डक कॉलरा है, इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी तक तो नहीं पाई गई। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के खेत अभी खाली रह गए हैं वे उन खेतों में कुल्थी अथवा सरगुजा की बुआई करें। इसके लिए कुल्थी की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: मधु कुल्थी, बिरसा कुल्थी 1, BR10 इत्यादि कुल्थी की उन्नत किस्म हैं। सरगुजा की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3, पूजा 1 इत्यादि उन्नत किस्में हैं। हल्दी एवं अदरक की फसल में खरपतवारों को निकालकर मिट्टी चढ़ाने के समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटास 34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। ओल के पौधों के तनों के चारों तरफ 3 से 4 ग्राम यूरिया एवं 3 ग्राम MOP प्रति पौधे के पास डालें। ध्यान रहे कि उर्वरक का सीधा संपर्क पौधों के तनों के पास न हो पाए। देर से बोई गई मक्का की फसल में 30 दिनों के बाद 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। जो किसान भाई समय से इसकी बुआई किए हैं उनकी फसल इस समय 60 दिनों की होने जा रही है। इस अवस्था में यूरिया का बुरकाव करें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50:50 में खिलाएं। साथ ही 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो इसके बचाव हेतु पशुओं के मुंह में फिटकरी या पोटास के घोल से तथा खुरों को फिनाइल से धोबें। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर टीकाकरण अवश्य कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना से गिरीश चौबे ने। आप सेम की खेती करना चाहते हैं और इसके लिए आपने सेम की उन्नत किस्में एवं बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहिए है। तो गिरीश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप जानते हैं, सेम खरीफ मौसम की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ इसे लगभग पूरे देश में
उगाया जाता है। किसान भाई चाहे छोटे स्तर पर कम क्षेत्र में उगाना चाहते हैं अथवा अधिक क्षेत्र में उगा करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, बहुत ही लाभकारी फसल है। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं भूमि के चयन एवं खेत की तैयारी की। दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए बोने से पहले कम से कम 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर अथवा हायरो से अवश्य कर देनी चाहिए तथा समतल खेत पाटा के द्वारा कर लेना चाहिए। इस तरह से अब बात करते हैं उर्वरकों की। मिट्टी परीक्षण के अनुसार किसान भाई अगर उर्वरकों की मात्रा अपने खेत में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा उचित होता है। फिर भी सामान्य रूप से 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त मानी जाती है। क्यारियाँ बनाने से पहले जुताई के अंतिम समय में हम पूरी नत्रजन, पूरी फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा खेत में मिलाने के उपरांत खेत समतल कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज उपलब्धता एवं उनके प्रजातियों के बारे में। तो जैसा कि किसान जानते हैं, इसमें कुछ कम समय वाली तथा अधिक समय वाली प्रजातियां भी हैं। पर मुख्य रूप से प्रजातियों में पूसा अर्ली प्रालोफिक, ये हल्के हरे कलर की होती है। पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 ये गहरे हरे रंग की होती हैं। अर्का जय और अर्का विजय ये IIHR के द्वारा विकसित प्रजातियां हैं। ये 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। इसी प्रकार से रजनी आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बहुतायत से उपलब्धता होती है और आसानी से इनका बीज मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार से CO1, CO2 इस तरह की भी प्रजातियां हैं, ये भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। अगर हमें थाला विधि से बोना है तो लाइन में हम थाला बना लेते हैं। ये कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर थाले बना लिए जाते हैं। उससे लाभ ये होता है कि पूरे खेत में उन्हें उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ उसी मेड़ में उर्वरकों को देते हैं जिस मेड़ में उन्हें बुआई करना होता है। इसी प्रकार से अगर हमें नालियों में बुआई करना है, रिज मेथड से अगर हम बुआई करते हैं तो चैनल्स बना करके उसकी एक मेड़ पे 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी पर हम पौधे से पौधे को रोपित करते हैं। कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर हम अपनी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, सेम की बुआई में सभी सावधानियां उचित समय पर अपनाएंगे, उचित तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई को अच्छा लाभ होगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ओल की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।